नेक्स्ट आर दी प्रेशर वॉल्यूम लोब्स एंड वाल्वुलर डिजीज़। सबसे पहले अगर हम एओर्टिक स्टेनोसिस देखें तो एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टिक वाल्व ने ब्लड लेकर जाना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से इनटू दी होल बॉडी। अगर यहाँ पर स्टेनोसिस होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को बाहर भेजने के लिए, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पहले प्रेशर इतना था, अब प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से भी ज़्यादा चला गया है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और उसकी कंप्लाइंस भी कम हो जाएगी। उसके बाद एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो पीछे बाकी ब्लड रह जाएगा आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्शन, वो भी इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि पूरी तरह से ब्लड इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी कि जो ब्लड इजेक्ट होगा ब्लड हार्ट से कम इजेक्ट ब्लड होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। पहले इतना था स्ट्रोक वॉल्यूम और अब ये कम हो गया। नेक्स्ट इज़ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में क्या है कि एओर्टिक वाल्व से जाता तो है ब्लड, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। पहले वॉल्यूम इतना था और अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया। इसके अलावा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक वॉल्यूम वो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसमें और ज़्यादा ब्लड आएगा, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ डायस्टली जो है ब्लड ज़्यादा इसमें इकट्ठा हो जाएगा, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और फिर इजेक्ट भी उतना ही ज़्यादा ब्लड होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। पहले स्ट्रोक वॉल्यूम कम था और अब इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा इसमें डायक्रोटिक नॉच भी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है एओर्टिक वाल्व के क्लोजर को। जब ये पूरी तरह से क्लोज ही नहीं होगा तो डायक्रोटिक नॉच भी हमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसमें पल्स प्रेशर भी ज़्यादा होता है, यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा हो जाता है। सिस्टोलिक ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकालना पड़ता है ब्लड को, और सिस्टोल जो डायस्टोलिक है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें पल्स प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद माइट्रल स्टेनोसिस अगर हम देखें तो माइट्रल वाल्व यहाँ पर है लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान, यहाँ से ब्लड आ रहा है। जब यहाँ पर स्टेनोसिस होगी तो ऑब्वियसली लेफ़्ट एट्रिया को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को आगे भेजने के लिए, जिसकी वजह से लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इवन लेफ़्ट वेंट्रिकल से भी ज़्यादा हो जाएगा जब डायस्टली होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले कम था प्रेशर, अब इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। इसके अलावा जब इसकी फिलिंग ही नहीं सही तरह से हो रही वेंट्रिकल की, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी हमें कम मिलेगा, यानी यहाँ पे कम वॉल्यूम आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आफ्टर दी सिस्टोली जो बाकी रहेगा ब्लड, कम ब्लड आ रहा है तो बाकी भी कम बचेगा और बाहर भी कम जाएगा, यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। पहले स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा था और यहाँ पर कम हो गया। और अगर हम रिगर्जिटेशन में देखें तो ब्लड बैक फ्लो हो रहा है इनटू दी लेफ्ट एट्रिया, जिसकी वजह से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो ब्लड है वो एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी जा रहा है, दूसरा वो पीछे की तरफ लेफ़्ट एट्रिया में भी जा रहा है, यानी कि जो ब्लड बाहर निकल रहा है हार्ट में से वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और अब वेंट्रिकल की फिलिंग जो है वो भी ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रिया वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसका प्रेशर और वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी वजह से फिलिंग भी ज़्यादा हो रही है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसलिए कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है और ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस जा रहा है, तो पीछे जो ब्लड बचेगा वो कम रह जाएगा। और इसके अलावा हमें इसमें टॉल वी वेव मिलती है। वी वेव हमने पढ़ा था जब लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा होता है तब हमें मिलती है, तो इसमें देखेंगे कितना ज़्यादा ऊपर चला गया प्रेशर, जिसकी वजह से हमें टॉल वी वेव मिल रही है। नेक्स्ट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ S2। S2 तब आती है जब पल्मनरी और एओर्टिक वॉल्व्स क्लोज होते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ज़्यादा ब्लड आएगा और ज़्यादा ब्लड लीव करेगा, ज़्यादा ब्लड लंग्स में जाएगा, तो उसको जो है वो
पल्मोनरी वाल्व को क्लोज होने में डिले हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एओर्टिक वाल्व, जिसकी वजह से हमें ये नॉर्मल डिले मिलेगा। एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज हो गया और पल्मोनरी बाद में क्लोज हुआ है। इसके अलावा लंग्स में अगर हम देखें तो इंस्पिरेशन में जो वेसल्स की रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा डिले हो जाता है इन क्लोजर ऑफ द राइट वेंट्रिकल सॉरी पल्मोनरी वाल्व, यानी ज़्यादा ब्लड आ ही जाएगा और ज़्यादा ब्लड लीव होगा तो ये बाद में क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व, और ये एक नॉर्मल डिले होता है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग। अब वाइड स्प्लिटिंग में क्या होता है कि अब इसमें एबनॉर्मल डिले आ गया, ठीक है। अब इनमें वो सारी कंडीशंस आ जाएंगी जिसमें राइट वेंट्रिकल की एम्पटिंग डिले हो जाएगी, यानी जितना वो नॉर्मली देर से क्लोज हो रहा था अब उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है क्लोज होने में। तो अगर हम देखें, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी वाल्व का स्टेनोसिस हो गया या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल की एम्पटिंग डिले हो जाएगी, उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लड को बाहर निकालने में और ज़्यादा देर से पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा, जिसकी वजह से हमें एक वाइड स्प्लिटिंग मिलेगी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, और इसमें हमने याद रखना है कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट बंडल ब्लॉक है। उसके बाद हमने याद रखना है फिक्स स्प्लिटिंग जो है वो एएसडी में होती है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में प्रेशर जाता है, यानी लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। अब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा फ्लो होगा थ्रू दी पल्मोनरी वॉल्व, और उसमें भी क्या होगा कि डिले होगा इन दी पल्मोनरी वॉल्व क्लोजर। लेकिन इसमें जो है वो फिक्स स्प्लिटिंग होती है, इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में भी, यानी रेस्पिरेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स स्प्लिटिंग। उसके बाद पैराडॉक्सिकल मतलब उल्टा हो जाएगा। इसमें पहले हमने पढ़ा था कि एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा था और उसके बाद पल्मोनरी क्लोज हो रहा था नॉर्मली। इसमें क्या होगा, पहले पल्मोनरी क्लोज हो जाएगा और बाद में एओर्टिक, और इसमें वो सारी कंडीशंस आ जाएंगी जिसमें एओर्टिक वाल्व देर से बंद होगा, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन होगी, अगर एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस होगा या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो एओर्टिक वाल्व ऑब्वियसली बाद में क्लोज होगा, तो इसमें हमें मिलती है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, एओर्टिक स्टेनोसिस और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब इंस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वाल्व है थोड़ा देर से क्लोज होता है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक मिल जाते हैं, तो हमें इंस्पिरेशन में इतना पता नहीं चलता इसका, जबकि एक्सपीरेशन में इसका स्प्लिट का जो है वो वाज़ह तौर पर पता चलता है हमें।